चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, दैट इज ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में दैट इज चैप्टर नंबर 9 फिनिश अप कर लिया था। तो आज की क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट कॉन्सेप्ट्स एंड देयर टाइप्स। देखो, अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, तो उसको बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनेंगे, ठीक है जी। इस चैप्टर में काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। इसमें स्टॉक मार्केट के बारे में भी सीखने को मिलेगा, तो दुनिया भर की चीजें। बट सबसे पहले इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल मार्केट। क्या लिखा हुआ जी? फाइनेंशियल मार्केट। नाउ फाइनेंशियल मार्केट को किस तरीके से हमें डिस्कस करना है, तो सबसे पहले इसकी नीड क्यों पड़ती है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। देखिए, इकोनॉमी में देयर इज टू सेक्टर। अगर मैं बात करूं, एक सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है जी। और एक सेक्टर होता है हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर। वी हैव टू सेक्टर, वन इज हाउस होल्ड एंड सेकंड इज प्रोड्यूसर। ध्यान से सुनिएगा सर। हाउस होल्ड सेक्टर जो है, ये होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर के पास बेटा फाइनेंस अवेलेबल होता है। और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, नीड ऑफ फाइनेंस, इसको फाइनेंस की जरूरत होती है। अब ध्यान से सुनिएगा सर। एक बात बताइए, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है, देन डेफिनेटली बेटा हमें वो पैसा, राइट, जिसको पैसा चाहिए और जिसके पास पैसा अवेलेबल है, इनकी कनेक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। यस और नो? अब क्वेश्चन आता है सर, इनकी कनेक्टिविटी कैसे पॉसिबल है? तो सर यहाँ पर यूज आता है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। यहाँ पर यूज आता है हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है जी। फाइनेंशियल सिस्टम यूज आता है सर कैसे? सर हाउस होल्ड सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर से कनेक्टेड होता है, और प्रोड्यूसर सेक्टर भी फाइनेंशियल सेक्टर से कनेक्टेड होता है, राइट। अब फाइनेंशियल सिस्टम में दो तरह के सिचुएशन आते हैं हमारे पास। एक तो आता है बैंक, और एक आता है बेटा हमारे पास कैपिटल मार्केट, ठीक है जी। हमारे पास दो तरह के सिचुएशन है बेटा, एक है हमारे पास बैंक्स और एक है हमारे पास कैपिटल मार्केट। नाउ जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सर बैंक जनरली क्या करता है? एक्सेप्ट डिपॉजिट। बैंक जनरली क्या करता है बच्चे? एक्सेप्ट डिपॉजिट, ठीक है जी। डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए कंसंट्रेशन से। और कैपिटल मार्केट में बेसिकली लोग क्या, जैसे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे दो मार्केट की सिचुएशन आती है। एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो देयर इज अ टू सिचुएशन। सर बैंक जो होता है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और जो एंड प्रोवाइड लोन, और ये लोन प्रोवाइड करता है। तो बिल्कुल ध्यान सुनिएगा प्लीज। हाउस होल्ड सेक्टर बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ है बेटा। अब हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो बैंकों के पास अपने अकाउंट्स ओपन करवाता है, तो इनका पैसा बैंक के पास चला गया, यानी कि अल्टीमेटली फाइनेंशियल सिस्टम में चला गया। या फिर हाउस होल्ड सेक्टर में दो तरह की सिचुएशन हो सकती है बेटा। या तो ये लोग क्या करते हैं बेटा, डिपॉजिट करवाते हैं मनी को विद बैंक, राइट। या फिर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में बेटा इन्वेस्टमेंट करते हैं वाया आईपीओ, एफपीओ, राइट, एक्सेट्रा। तो इसके जरिए या तो मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे बेटा, या तो ये डिपॉजिट करते हैं। तो देयर इज टू सिचुएशन। तो फर्स्टली ये डिपॉजिट करते हैं पैसा, एंड सेकेंडली बेटा दे आर बेसिकली इन्वेस्ट मनी इन कैपिटल मार्केट। अब ध्यान सुनना सर, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड इनके पास थी, बैंकों के पास पैसा चला गया एज ए डिपॉजिट, और या तो कैपिटल मार्केट में पैसा आ गया एज अ इन्वेस्टमेंट। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है सर, फाइनेंशियल सिस्टम के जरिए हाउस होल्ड का पैसा किसके पास पहुंच रहा है? प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। देखो, बैंक जनरली क्या करते हैं बेटा, इनको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए बेटा ये पैसा मिल सकता है बेटा इनको, ठीक है। या तो दो चीज, या तो बैंकों से लोन लेंगे, या तो ये लोगों की इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आईपीओ, कैपिटल मार्केट में जो पैसा आता है बेटा, आईपीओ और एफपीओ, ये अल्टीमेटली प्रोड्यूसर
सेक्टर को ही पैसा मिलता है आईपीओ एफपीओ में, क्योंकि यही लोग लेकर आते हैं बेटा आईपीओ और एफपीओ, यानी कि मार्केट में दैट इज प्राइमरी मार्केट में जो शेयर्स इशू होते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं, डिवेंचर इशू होते हैं, दुनिया भर की जो सिक्योरिटीज मार्केट में इशू हो रही थी बेटा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर सेक्टर को ही वो पैसा मिलता। तो इसलिए कहते हैं इससे इसकी नीड पूरी होती है बेटा फाइनेंस की। तो द सिचुएशन इज दैट हाउस होल्ड सेक्टर बेसिकली जिसके पास पैसा अवेलेबल है, और प्रोड्यूसर सेक्टर जिसको बेसिकली पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों मार्केट को सॉरी दोनों ही पर्सन्स को आपस में कनेक्ट करने का एक सिस्टम होता है बेटा, मीडिएटर होता है, जिसको हम फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं, जहां पर आपके बैंक्स और आपके कैपिटल मार्केट इंक्लूड होते हैं। बैंक्स जनरली बेटा डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं बेटा हाउस होल्ड से, राइट, और लोन प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो अल्टीमेटली बेटा हाउस होल्ड से पैसा लिया और प्रोड्यूसर सेक्टर को पैसा दे दिया। सर कैपिटल मार्केट जनरली बेटा लोगों का पैसा एज ए इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करती है, और वही पैसा किसको एलोकेट कर देती है, प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जनरली देखो बैंक तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं बैंक ऑलरेडी आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुका हूँ, राइट। यू यू वेरी नो, यू वेरी ऑलरेडी अवेयर विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैंक्स, राइट। बट हमें जो डिस्कस करना है, हमें जो डिस्कस करना है बेटा, वो ये डिस्कस करना है कैपिटल मार्केट। तो इस चैप्टर में हम जनरली सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया बेटा। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। बेसिकली चैप्टर पूरा का पूरा डिपेंड बेटा प्राइमरी मार्केट पे और सेकेंडरी मार्केट पे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जनरली प्राइमरी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इशू हो सकते हैं, कौन कौन से पैसे, किस किस तरीके से पैसा रेज किया जा सकता है, राइट। और साइमल्टेनियसली बेटा जो सेकेंडरी मार्केट है, वहां पर किस तरीके से पैसे रेज किए जाते हैं, किस तरह से पैसे एक्सेप्ट किए जाते हैं। जनरली क्या होता है बेटा सेकेंडरी मार्केट में पैसा इन ट्रेड होता है। यहाँ पर जनरली बेटा पैसा ट्रेड होता है। यहाँ पर आप मनी एलोकेट नहीं करते हो, मनी शेयर्स इशू नहीं करते हो बेटा, यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह होती है। तो वो भी पढ़ेंगे कि सबसे पहले प्राइमरी मार्केट को पढ़ाऊंगा बेटा आपको, फिर हम सेकेंडरी मार्केट के सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट से इसको नोट कीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा कॉन्सेप्ट डेफिनेशन लिखेंगे बेटा इसकी, मेरे साथ के साथ नोट कीजिए। ट्रांसफरिंग फाइनेंस फ्रॉम द sector where it is in surplus to sector where it is needed. एक नोट पॉइंट कहते हैं बेसिकली द फाइनेंशियल मार्केट, द फाइनेंशियल मार्केट acted as mediator between supplier of the finance, supplier of the finance and borrower of the finance, supplier of the finance and borrower of the finance, borrower of the finance, ठीक है। एक और नोट पॉइंट लिखेंगे, इसको लिखिए प्लीज फटाफट से। द इनकम, the income of the financial market is basically interest on loan and commission, public brokerage
for the sell and purchase of security. चलिए जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। ये जो डेफिनेशन है बेटा आपकी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनेंगे। जिन्होंने नोट नहीं किया है कोई बात नहीं, वेट कर लो बेटा, फिर नोट कर लेना। देखो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, तो कहते हैं डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन क्या है? कहते हैं सर, फाइनेंशियल मार्केट ऑफ अ कंट्री प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहली बात, ऑब्वियसली बात है बेटा, किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है बेटा हमारा फाइनेंशियल मार्केट। लॉजिकली सोचे ना, अगर फाइनेंस ही नहीं होगा, ध्यान सुनेगा, अगर फाइनेंस ही नहीं होगा बेटा, तो किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलप हो सकती है? नॉट पॉसिबल। आपने देखा होगा, अगर इन्वेस्टमेंट की कमी हो जाती है तो कोई भी सेक्टर बेटा डेवलप नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इसलिए कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट बेटा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है जी, पहली सिचुएशन। दूसरी कहता है फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है ट्रांसफरिंग फाइनेंस फ्रॉम सेक्टर वेयर इट इज सरप्लस एंड वेयर इट इज नीडेड। तो बेटा सरप्लस कहाँ था? हाउस होल्ड में। अभी आपने कॉन्सेप्ट देखा, हाउस होल्ड के पास पैसा था, और नीड किसको थी? प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो जनरली इसको बोलते हैं सप्लायर ऑफ फाइनेंस, ठीक है जी, सप्लायर ऑफ फाइनेंस। तो यानी कि कहने का मतलब सर, ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है ये हेल्प कर रहा है फाइनेंस के ट्रांसफरिंग में। किसमें बेटा? फाइनेंस के ट्रांसफरिंग में, वन प्लेस टू फ्रॉम अनदर प्लेस। सर कहाँ से? जहां पर इसका सरप्लस है, यानी कि जहां पर इसकी अवेलेबिलिटी है, और इसको कहाँ भेजता है बेटा? जहां पर इसकी नीड है, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर में जनरली, ठीक है जी। तो ये बेसिक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको बोल सकते हैं। अब इसके कुछ नोट पॉइंट्स यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। देयर इज सम नोट पॉइंट्स। पहला नोट पॉइंट है बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट, ध्यान से देखिएगा प्लीज। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट acted as mediator between the supplier of finance and borrower of finance। बेटा हाउस होल्ड, व्हाट इज हाउस होल्ड? क्या है हमारा? सप्लायर। और जो प्रोड्यूसर है क्या वो बोरोवर है? तो इनके बीच में मीडिएटर की तरह काम कौन कर रहा है बेटा? फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। इनके बीच में कौन काम कर रहा है? फाइनेंशियल मार्केट एज अ मीडिएटर, ठीक है जी। फिर कहते हैं सर फाइनेंशियल मार्केट को फायदा कहाँ से है बेटा? ये क्यों काम कर रहा है? तो बेटा डेफिनेटली इसको फायदा है। इसको फायदा है बेटा कि इसको दैट इज इंटरेस्ट इनकम मिल सकती है, और एक कमीशन या ब्रोकरेज चार्ज कर सकता है बेटा पर्टिकुलर सिक्योरिटीज के इशुएंस पे, राइट। तो देखिए, द इनकम ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इज बेसिकली इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर कमीशन ब्रोकरेज फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। तो क्रक्स फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? सर फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहला सिचुएशन। दूसरा, सर यहाँ पर फाइनेंस को ट्रांसफर करने में फाइनेंशियल मार्केट बहुत हेल्पफुल होता है। कहाँ से ट्रांसफर करता है बेटा? सरप्लस से, यानी कि जहां पर इसका सरप्लस है जिस सेक्टर में, वहां पर जिस सेक्टर में इसकी नीड है, ठीक है। ये एज ए मीडिएटर काम करता है बेटा सप्लायर और बोरोवर के बीच में, ठीक है। सर इसकी इनकम कहाँ से जनरेट होती है बेटा? इंटरेस्ट इनकम होती है, या फिर एक कमीशन और ब्रोकरेज चार्ज करता है फ्रॉम द दैट इज बोरोवर्स, ठीक है भाई। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप सबको समझ आया हो। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा प्लीज। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो कितने फंक्शन परफॉर्म करता है ये? सबसे पहला फंक्शन हमारे पास मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड देयर चैनलाइजिंग इनटू मोर प्रोडक्टिव यूज। पहला पॉइंट। दूसरा हमारे पास फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरिंग। तीसरा है प्रोवाइड, प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फोर्थ वी आर हैविंग reduce the cost of
ट्रांजैक्शन, ठीक है। दीज आर सम फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, और ये हमें काफी डिटेल में डिस्कस करना बेटा इनको। तो फटाफट से इसको नोट कीजिए आप लोग, फटाफट से इसको नोट कीजिए, ठीक है। वन बाय वन हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान सुनेगा प्लीज। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या था? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड देयर चैनलाइजेशन, channelizing actually into more productive use। देखिए ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, ये हम ना इस तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली। रीजन बताता हूँ, क्योंकि बेटा नॉर्मली अगर मैं आपको इसको पढ़ाता हूँ थ्योरी फॉर्म में, तो आपको कुछ खास चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो हमें हमारा जो सिस्टम है बेटा, वो हम किस तरीके से इसको डिस्कस करेंगे, देयर इज अ कॉन्सेप्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर की। हाउस होल्ड सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए हाउस होल्ड सेक्टर में अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस है, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस है 5,000 करोड़, ठीक है। 5,000 करोड़। और डेफिनेटली यहाँ पर एक पर्सन है मिस्टर एक्स, जो कि एक प्रोड्यूसर है, और इसके पास एक बिजनेस आइडिया है, इसके पास एक बिजनेस आइडिया है। और बट द पॉइंट बीइंग, एक सिचुएशन है लैक ऑफ फाइनेंस। इसके पास आइडिया तो है, बट इसके पास फाइनेंस की कमी है। अब क्वेश्चन आता है सर, जब फाइनेंस की कमी है तो ये पर्सन बिजनेस तो कर ही नहीं पाएगा, ये पर्सन बिजनेस नहीं कर पाएगा, यानी कि उस आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अब क्या करें सर? तो अब सर ध्यान से सुनिएगा, 5,000 करोड़ रुपए जो हाउस होल्ड के पास पड़े हैं, ये इनके पास इन फॉर्म ऑफ कैश है, और इन फॉर्म ऑफ कैश है, तो डेफिनेटली इनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, नॉट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इकोनॉमी में फंड्स की वेस्टेजेस हो रही है बहुत ज्यादा। तो अब हुआ क्या यहाँ पर, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ बैंक का। एक बैंक ओपन हुआ, और बैंक ने ऑफर दिया, बैंक प्रोवाइड ऑफर टू हाउस होल्ड, ठीक है। बैंक ने ऑफर दिया कि अगर आप हमारे पास पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, तो हम आपको उसमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, ठीक है। ध्यान सुनेगा, बैंक ने क्या बोला, बैंक इज अ फाइनेंशियल मार्केट और नॉट, यस बैंक इज अ फाइनेंशियल मार्केट। तो बैंक ने ऑफर दिया कि सर, हाउस होल्ड से बोला बेटा कि अगर आप हमारे पास पैसा जमा कराते हैं, तो आपके पैसे के ऊपर हम आपको पर एनम के हिसाब से 4% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो जिससे बेटा कहीं ना कहीं, अगर मैं 5,000 करोड़ रुपीस की बात करूं, तो 200 करोड़ के अगर मैं 5,000 करोड़ की बात करूं बेटा, तो उसके ऊपर 5%, 250 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा इनको। यानी कि जो पैसा इनका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था, वेस्ट हो रखा था, राइट, उसको कहीं ना कहीं बेटा हम मोर प्रोडक्टिव यूज में लेके आ सकते हैं। सर अब ये जो पैसा था, ये मूव कर गया, तो जैसे ही इनको ऑफर मिला, तो ये पैसा मूव कर गया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट, एंड दिस इज द फोर्थ पॉइंट। अब ये पैसा मूव हो गया, तो इसको बोलते हैं मोबिलाइजिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। बैंक के पास आ गया। नाउ टुडे बैंक है ₹5,000 करोड़, और ऑब्वियस सी बात है, ये एक चेकेबल डिपॉजिट है, तो इसको कभी भी हाउस होल्ड सेक्टर विड्रॉ कर सकता है, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स वाले कॉन्सेप्ट में। अब बैंक बेटा ऑफर देगा किसको? इसको। बैंक इसको ऑफर देगा कि भाई साहब सुनो, आपका बिजनेस आइडिया है, और आपको कुछ पैसों की जरूरत है, लेट से तुम्हें इसको पैसों की जरूरत थी बेटा 1,000 करोड़ की। बैंक ने कहा कि सर मैं आपको पैसा देने को तैयार हूँ, ऑफर दिया कि आप मेरे से लोन ले लीजिए, बट इस लोन के बदले में मैं आपसे चार्ज करूंगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%।
ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रहा था बैंक बेटा, यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज, जो पैसा बेटा यहाँ पर अनयूटिलाइज पड़ा था बैंकिंग चैनल के जरिए, वो पैसा उस पर्सन के पास चला गया जो यहाँ पर प्रोडक्टिव यूज करेगा, उसका प्रोडक्टिव यूज करेगा। तो मान लीजिए बेटा इसने लोन ले लिया, ठीक है ना, इसने लोन लिया 1000 करोड़ का, तो इसका बिजनेस आइडिया रन होना स्टार्ट हो जाएगा और डेफिनेटली इकोनॉमी में इसका कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन तो होगा। और ये भाई साहब इसको क्या पे कर देंगे, बैंक को इंटरेस्ट पे कर देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज, तो जनरली बैंक ने इंटरेस्ट कितना दिया, 4%। सर इंटरेस्ट कमाया कितना, 10%। तो बैंक को भी फायदा हो गया 6% के इंटरेस्ट का, तो ये बैंक की इनकम हो गई। तो कहने का मतलब सर हुआ क्या, सर जो पैसा यहाँ पर अनयूटिलाइज पड़ा था, वो पैसा बैंकिंग चैनल के जरिए बेटा किस तक पहुंच गया, प्रोडक्टिव यूज तक। और बैंकिंग चैनल जनरली बेटा क्या फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है, यस, बैंक इज ए फाइनेंशियल मार्केट, पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। तो दिस इज द सिचुएशन कि सर यहाँ पर सेविंग्स क्या हो रही है, मोबिलाइज हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, और उसका चैनलिंग हो रहा है, चैनलाइजिंग हो रहा है, यानी कि चैनलाइज मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस को, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को वो पैसा लोन के जरिए मिल रहा है, और वो उसको बेटर प्रोडक्टिव यूज में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सर फाइनेंशियल मार्केट का पहला काम यही है बेटा कि सेविंग्स को मोबिलाइज करना, चैनलाइज करना मोर प्रोडक्टिव यूज में, वहां पर बेटा जहां पर इस पैसे का बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो मिस्टर एक्स के पास पैसा नहीं था, उसको पैसे की बेटर यूटिलाइज कर सकता था, तो उसके पास पैसा नहीं था, तो फाइनेंशियल मार्केट ने उसको पैसा प्रोवाइड करा। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ गया। तो बेटा इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे, थ्योरी के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, आप खुद लिखिएगा, खुद ट्राई कीजिएगा थ्योरी किस तरीके से लिखी जाती है। देखो जी, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। तो अगेन इसको ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा ये भी। देखो इसको भी हम एक एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट के फॉर्म में ही पढ़ेंगे आगे। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, लिखने का मौका आपको दे दिया जाएगा। इधर देखो सर, मान लो कंपनी है, कोई करंट कंपनी का आईपीओ आने वाला है, और टाटा अपनी बेटा एक पावर बेस्ड कंपनी का आईपीओ लेकर आना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, टाटा अपनी एक पावर बेस्ड कंपनी का आईपीओ लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है बेटा। वैसे टाटा पावर ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, राइट। हम एक छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं कि जो टाटा है वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं पावर सेक्टर में, और उसके लिए पैसा उनको चाहिए। मान लीजिए टाटा पावर अपने शेयर इशू करना चाहता है, 100 करोड़ शेयर इशू करना चाहता है। दिस इज नॉट अमाउंट, दिस इज शेयर्स। 100 करोड़ के शेयर्स इशू करना चाहता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि टाटा पावर इस चीज में कंफ्यूज हो गया कि यार उसका एक शेयर का प्राइस कितना होगा। ठीक है, कंफ्यूज क्यों हो गया, जैसे मान लो अगर टाटा अज्यूम कर ले कि यार हमारा प्राइस 50 रुपए का है, ठीक है, और मार्केट में शेयर इशू कर दे, माइट भी लोग ज्यादा पे करना चाह रहे थे, लोग 150 पे करना चाह रहे थे फॉर एग्जाम्पल। या ऐसा भी हो सकता है सर, मार्केट में इन्होंने 150 का प्राइस कोट कर दिया, लोग 50 में खरीदना चाह रहे थे, क्या पता इशू तो फ्लॉप हो जाएगा, यानी कि कोई इनके शेयर परचेज ही नहीं करेगा, इनके सारे एफर्ट्स सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो द सिचुएशन ये आती है सर कि हमें अपने अगर किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, शेयर्स का बेटा अगर प्राइस जानना है, तो क्या उसके लिए भी फाइनेंशियल मार्केट हमारी मदद करती है। तो ध्यान से देखिएगा, फाइनेंशियल मार्केट के पास अगर मैं जाऊं और फाइनेंशियल मार्केट से बोलूं कि भैया मेरी मदद कीजिए प्राइस को निकालने में, तो फाइनेंशियल मार्केट मेरे से कहेगा जी बिल्कुल सर निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। मैंने कहा वेरी गुड यार। तो फाइनेंशियल मार्केट में एक सिस्टम चलता है बेटा, कुछ लोग होते हैं जिनको हम ब्रोकर बोलते हैं, या हम एक मर्चेंट बैंकर की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा, इन्होंने मुझे एडवाइस करी, सर एक काम कीजिए, आप ना एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कीजिए जिसमें आप अपनी कंपनी की जानकारी लिखिए, कंपनी की इंफॉर्मेशन लिखिए सारी, बस दो चीज छोड़ देना। पहला, सिक्योरिटी कितना इशू करना चाह रहे हैं, यानी कि सिक्योरिटी शेयर्स, शेयर्स का अमाउंट ना लिखें। दूसरा, उस शेयर्स की प्राइस ना लिखें, यानी कि ना तो प्राइस लिखेंगे, ना आप कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करना चाहते हैं,
वो भी आप उसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ मेंशन कर दीजिए। अगर मैं इसको लॉ की लैंग्वेज बोलूँ तो इस डॉक्यूमेंट को बेटा हम बोलते हैं RHP। एक तरह का प्रोस्पेक्टस होता है बेटा, RHP, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है जी। एज पर द ब्रोकर एडवाइस, मैंने ऐसे ही किया, टाटा कंपनी ने ऐसे ही किया बेटा। एक डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट में कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन लिख दी, और उस डॉक्यूमेंट में सिर्फ ये नहीं लिखा कि कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, किस प्राइस पे इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये जो डॉक्यूमेंट है, ये ब्रोकर और मर्चेंट बैंकर के जरिए बेटा इशू कर दिया जाएगा, इशू RHP टू जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक के पास एक यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट चलता है बेटा, डिमांड और सप्लाई का। आपने सुना होगा डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस को हम क्या करते हैं बेटा, डिटरमाइन करते हैं। तो जनरल पब्लिक के पास ये RHP गया, और हम जनरली RHP के जरिए जानना चाह रहे थे, डिस्कवर करना चाह रहे थे कि लोग हमारे शेयर्स को, एक शेयर्स को कितना प्राइस कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लो एक पर्सन है मिस्टर एक्स, एक पर्सन है मिस्टर वाई, एक पर्सन है मिस्टर जेड, एक पर्सन है मिस्टर ए, एक पर्सन है मिस्टर बी, ठीक है। देयर इज अ मैनी पर्सन, और भी बहुत सारे होंगे बेटा, एक्सेट्रा। अब इन्होंने बेटा मेरे शेयर को ना प्राइस कोट किया। इसने कहा भैया मैं आपके टाटा के, आपके कंपनी के शेयर परचेज कर लूंगा, लेट अस अज्यूम मैं 1 लाख शेयर परचेज करूंगा, आई विल परचेज 1 लाख शेयर्स, ठीक है। और उसके लिए मैं प्राइस पे करने को तैयार हूँ 100 रुपए, ठीक है। वैसे ही इन्होंने बोला कि मैं आपके कंपनी के 2 लाख शेयर परचेज कर लूंगा, और उसके लिए मैं प्राइस पे करूंगा 80 रुपीज। तो वैसे ही मिस्टर जेड ने बोला कि मैं आपकी कंपनी के 5 लाख शेयर परचेज कर लूंगा 90 रुपीज में। इसने बोला सर मैं आपके 10 लाख शेयर परचेज कर लूंगा। यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में जनरली हम बता रहे हैं कि हम कितने शेयर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसने कहा प्राइस 100 रुपए है, ठीक है। वैसे ही इसने बोला कि मैं आपके 10 लाख शेयर परचेज कर लूंगा, प्राइस 80 रुपीज पे। वैसे ही इसने बोला कि मैं 20 लाख शेयर परचेज कर लूंगा, प्राइस 90 पे, ठीक है। तो जनरली ध्यान से देखिएगा, टोटल शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो 20, 10, 30 लाख, ये 10 है, 30 लाख हो गए, 40 लाख हो गए, 45 लाख हो गए, 45 और 2 47 लाख, 48 लाख। तो कितने शेयर मेरे लोग परचेज करना चाहते हैं, 48 लाख, ठीक है। और जो प्राइस का रेंज निकल कर आ रहा है वो दो रेंज, 80 से लेकर 100 के बीच में निकल कर आ रहा है। तो यानी कि बेटा अगर मैं अपने मार्केट में शेयर, देखो मैं 100 करोड़ शेयर इशू कर रहा था, तो लोग तो परचेज ही नहीं करते, क्योंकि लोगों ने बिड ही कितने लगाई है, 48 करोड़ की। तो पहला पॉइंट तो ये कि मैं यहाँ पर अपना नंबर ऑफ शेयर्स का टारगेट चेंज कर दूंगा। ये तो बेटा हमने जस्ट फिगर लिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो अब मेरे को ये पता लग गया कि मुझे मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने हैं। तो मैंने कहा यार 48 लाख के मुझे शेयर इशू करने हैं, तो अप्रोक्सीमेटली मैं 50 लाख शेयर इशू कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा, मेरे को एक चीज पता लग गई कि मेरा जो प्राइस का रेंज है वो 80 से 100 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो जनरली बेटा फाइनेंशियल मार्केट नहीं होती तो क्या मैं ये पता कर पाता, क्या मैं अपना प्राइस को डिस्कवर कर पाता, प्राइस का पता कर पाता? नो सर, नहीं कर पाता। तो फाइनेंशियल मार्केट बेटा हमारे प्राइस को डिस्कवर करने में हेल्प करता है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट नो अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई। उसको पता है डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से एक्ट कर रहा है, जिस वजह से बेटा हम इजीली, आसानी से किसी भी गुड्स का, किसी भी प्राइस, सिक्योरिटीज का प्राइस मार्केट में जान सकते हैं। आज की डेट में जितनी भी कंपनी बेटा मार्केट में शेयर इशू कर रही है ना, वो इसी डॉक्यूमेंट को पहले इशू करती है। पहले वो देखती है कि मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या है बेटा, तो उस वैल्यू के आधार पे ही वो मार्केट में शेयर इशू करती है। उसके फ्लॉप होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम कोई शेयर इशू करते हैं तो हम बहुत खर्चा करते हैं, और ऊपर से अगर पब्लिक ने शेयर परचेज नहीं करा, आप अकाउंट्स के बच्चे अपने 90% सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है, और 90% सब्सक्रिप्शन अगर नहीं आया तो सारे पैसे वापस करो विद इंटरेस्ट, कोई और नुकसान। तो द सिचुएशन इज दैट, तो इसलिए बेटा कंपनियां बड़ी प्रिकॉशंस लेती हैं, कहती हैं भैया हम तभी शेयर इशू करेंगे जब हमें पब्लिक का मूड पता हो, पब्लिक कितने में हमारा शेयर ले सकती है पता, तो हमारा शेयर प्राइस डिस्कवर करके हमें बता दो। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट, द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, द फैसिलिटी ऑफ प्राइस डिस्कवरी। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा, एवरीवन समझ आ गया बेटा आप सबको? प्लीज इसको नोट कर लीजिए, एक नोट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा बेटा, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
द प्राइस ऑफ एनी गुड्स इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई के आधार पे ही किसी भी गुड्स का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है जी, चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट से। चलिए जी, जो हमारा अगला पॉइंट है, दिस इज प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है अगेन। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ठीक है जी, और मेरा बड़ा फेवरेट पॉइंट है ये। देखिएगा, अगेन एग्जाम्पल से ही इसको, कॉन्सेप्ट से इसको डिस्कस करेंगे बेटा। मान लो दो व्यक्ति हैं, एक है मिस्टर आदित्य, ठीक है, और एक है मिस्टर आर्या। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा प्लीज, कंसंट्रेशन से। सर मिस्टर आदित्य ने इन्वेस्टमेंट किया इन प्रॉपर्टीज, यानी कि इन्होंने प्रॉपर्टीज में, यानी कि एक लैंड परचेज करी जिसकी वैल्यू थी 2 करोड़ रुपीज। बिल्कुल ध्यान सुनेगा। तो दिस इज एसेट्स और नॉट? बिल्कुल सर, दिस इज एसेट्स। अभी मेरे पास आया, इन्होंने कहा सर आप ना इस लैंड को परचेज कर लीजिए, यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ है। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। ठीक है, मैंने भी बेटा क्या किया, बट मैंने एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ना करके इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज में कर दिया। मान लीजिए मैंने किसी कंपनी का शेयर परचेज कर लिया और जिसकी भी वैल्यू 2 करोड़ की ही थी। ये भी हमारा एसेट्स हो गया, बट हम इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस है। सर लैंड के लिए कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट, बट सर इस फाइनेंशियल एसेट्स के लिए यस फाइनेंशियल मार्केट है, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। अब ध्यान से सुनेंगे, सर इन दोनों व्यक्तियों को फ्यूचर में ना कुछ काम पड़ गया। काम क्या पड़ गया? मान लीजिए आदित्य की शादी थी, अब इसको पैसा चाहिए था, राइट, और इसका पैसा सारा का सारा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा था बेटा? इस लैंड में। तो ये गया, अब ये ना इसको सेल करना चाहता है, तो इमीडिएट बेसिस पे सेल करना है, तो इसके दो नुकसान है। एक तो इसको बायर नहीं मिलेगा बड़ी जल्दी, राइट, बायर के मिलने के चांसेस कम होते हैं, प्लस अगर मिल भी गया तो लेस प्राइस ये पे करेगा। ठीक है, प्राइस कम कोट होगा, क्योंकि डेफिनेटली सामने वाले को लगेगा यार इसकी अर्जेंसी है, तो अर्जेंसी है तो ऑब्वियसली प्राइस क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो यानी कि सर इसको सेल ऑफ करने में कम से कम हमें 2 से 3 महीने तो लगेंगे, माइट भी इससे ज्यादा भी लग जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जो ये एसेट्स है ना, ये लिक्विडिटी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, इजीली कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, हो तो रहा है, इजीली कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है इजीली कन्वर्जन। अब सर इस मिस्टर आर्या को भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, द सेम रीजन। तो ये गए फटाफट से, आपने शेयर मार्केट की बिड लगाई बेटा शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज में। विद इन अ मिनट इनके शेयर सोल्ड हो गए, क्योंकि वहां पर हजारों बायर्स अवेलेबल होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों बायर्स अवेलेबल होते हैं, बट अगर एक एक दो दो शेयर भी लोग परचेज करेंगे तो इजीली आपके शेयर्स क्या हो जाएंगे, सारे के सारे परचेज हो जाएंगे। और 2 से 3, यानी कि जिस दिन मैंने ट्रेड करा उस दिन से 2 दिन के अंदर अंदर मेरे बैंक अकाउंट में कैश आ जाएगा और मैं उसका यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। तो यानी कि सर डोंट यू थिंक फाइनेंशियल मार्केट इमीडिएट बेसिस पे इमीडिएट बेसिस पे मेरे फाइनेंशियल एसेट्स को मेरे फाइनेंशियल एसेट्स को कन्वर्ट कर दे रहा है कैश में, अर्थात लिक्विडिटी में। हाँ जी बेटा,
यस, तो इसलिए कहते हैं सर फाइनेंशियल मार्केट आसानी से किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी में जल्दी से कन्वर्ट कर देता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। समझे जी? तो फटाफट से नोट कीजिए। आई होप सो आपको समझ में आ रही हो बेटा सारी चीजें, इसको नोट कीजिए फटाफट से। एक नोट पॉइंट लिख लो बेटा। कौन लिखेगा? अंडर फाइनेंशियल मार्केट, अंडर फाइनेंशियल मार्केट वेयर द बायर्स एंड सेलर, the buyer and seller of the securities are available. This is the reason for more liquidity in financial market. ठीक है ना? तो दिस इज द रीजन कि मार्केट में जो बेसिक सिचुएशन है, ठीक है, दिस इज द अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी। क्योंकि बेटा देखो क्या कह रहा है, अंडर फाइनेंशियल मार्केट वेयर द बायर एंड सेलर ऑफ द सिक्योरिटीज आर अवेलेबल, दिस इज द रीजन ऑफ मोर लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट। मेरा फाइनेंशियल मार्केट में जैसे जनरली मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो यहाँ पर दुनिया भर के बायर एंड सेलर अवेलेबल रहते हैं, तो कोई भी सिक्योरिटी बहुत आसानी से सेल ऑफ हो जाती है, इसलिए बेटा यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर हुआ? चलिए बेटा इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इसका लिखेगा अंडर फाइनेंशियल मार्केट, अंडर फाइनेंशियल मार्केट a transaction cost like brokerage commission is very low. Accordingly, the transaction cost is reduced. ठीक है बेटा? तो जनरली फाइनेंशियल मार्केट में एक बहुत अच्छा फीचर होता है कि सर यहाँ पर ना जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पर कॉस्ट बहुत कम होती है। कॉस्ट कम होती है ब्रोकरेज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी कंपनी का किसी ब्रोकरशिप का अकाउंट यूज कर रहा हूँ बेटा, तो मेरी ट्रांजेक्शन में जैसे मान लीजिए मैं 1 लाख के शेयर परचेस कर रहा हूँ, तो मेरे अकाउंट से माइट भी 10 रुपए की ब्रोकरेज लगेगी, तो इट्स अ वेरी मिनिमम कॉस्ट, राइट? तो दिस इज द सिचुएशन की ट्रांजेक्शन बहुत बड़ी भी हो तो आपको खर्चा बहुत कम आता है। बट अगर यहीं पे बेटा प्रॉपर्टीज वगैरह परचेस करें तो वहां पे अगर मान लो 2 करोड़ के हम आप एसेट्स वगैरह सेल कर रहे हैं तो वहां आपको बेटा 3-4 लाख रुपए तो खर्चा ही आ जाते हैं, राइट? और कमीशन वगैरह पे करने में, ये करने वो करने में, तो दुनिया भर के खर्चे आपके आ जाते हैं। तो एज कम्पेयर टू दिस फाइनेंशियल मार्केट में बेटा कॉस्ट बहुत कम होती है बेटा, ड्यू टू द रीजन कि सर यहाँ पर जनरली जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है बहुत कम होती है, ब्रोकरेज वगैरह। ठीक है जी? नहीं बेटा इसका कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए बेटा।